नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना जो हमारा द्वितीय अध्याय है उसके भाग 4 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय के में जो हम जिन जिन बिंदुओं को पढ़ेंगे वो निम्न है। आज हमारे अध्ययन के बिंदु हैं भारत में जनसांख्यिकीय संरचना की रूपरेखा। भारत में जनसांख्यिकीय संरचना की रूपरेखा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या का आकार और उसकी समृद्धि, राज्य अनुसार जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की लिंग संरचना, साक्षरता, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना, शिशु जनसंख्या और ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। कि भाई भारत में जनसंख्या का आकार और समृद्धि किस प्रकार की है, भारत के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कैसा है, लिंगानुपात भारत का कैसा है, साक्षरता की दर भारत में कैसी है, भारत की जनसंख्या की आयु संरचना कैसी है और शिशु जनसंख्या कितनी है, साथ ही साथ ग्रामीण में कितनी जनसंख्या निवास करती है और शहरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। इन सब के बारे में हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु प्रारंभ करते हैं, भारत में जनसंख्या का आकार व समृद्धि। देखिए, हमें पता है, हमने पहले भी चर्चा की है कि यह अध्याय तथ्यात्मक है, इसलिए इस अध्याय के इन तथ्यों को याद करना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग है। 17.5। कहने का मतलब कि दुनिया की लगभग 17.5% आबादी है, वो कहाँ निवास करती है? वो भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की है कि हमारी यह 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, और उस 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़, 1.21 अरब कह सकते हो, 1.21 अरब कह सकते हो, या 121 करोड़ इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए, जब हम चर्चा करते हैं कि वर्ष 1901 से 1951 तक, 1901 से 1951 तक जो भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो साधारण ही रही है, मतलब लगभग 1.33%, 1.33%। 1901 से 1951 मतलब 1901 से 1911 का दशक, 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41, 41 से 51, इन दशकों में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो साधारण ही रही है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि नहीं हुई है, वो साधारण गति से ही भारत में बढ़ी है। अब देखिए, 1911 से 1921 के बीच में जो हमारी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है, या जिसको जनसंख्या की समृद्धि दर कहते हैं, वो ऋणात्मक या नकारात्मक रही है। वो -0.03% रही। मतलब 1911 से 1921 का जो दशक रहा है भारत में, वो दशक ऐसा रहा है कि जनसंख्या घटी है। स्वभावतः या ऐसा ही देखा गया है कि जनसंख्या सदैव वृद्धि ही करती है, जनसंख्या में हमेशा बढ़ोतरी ही होती है। लेकिन जब हम 1911 से 1921 का दशक देखते हैं, इस दशक में भारत में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि की है, या जनसंख्या की दर है वो नकारात्मक रही है। इसमें -0.03% की कमी आई है। जिसका मुख्य कारण क्या था? जिसका मुख्य कारण था 1918-19 की इन्फ्लुएंजा महामारी, जिसमें लगभग भारत में 125 करोड़ लोगों की, 1.25 करोड़ लोगों की, 1 करोड़ 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि लगभग जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 5% था। देखिए, यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें कि यहाँ ये जो 1911 से 1921 का जो दशक है, यही
भारत में पहली बार हुआ है कि जब जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक या नकारात्मक रही है। इसलिए इसको ध्यान रखें कि 1911 से 1920 का जो दशक रहा है वहाँ जनसंख्या नकारात्मक रही है, जनसंख्या की वृद्धि दर। और उसका कारण रहा है 1918-19 की इन्फ्लुएंजा महामारी, जहाँ लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब देखिए, वर्ष 1931 से पूर्व तक जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही हैं। इसके पश्चात मृत्यु दर में गिरावट आई है। जब हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, भारत की जनसंख्या के आकार और समृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यही है कि 1931 तक तो क्या था, भारत में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती थी। मतलब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या भी अधिक थी और मरने वाले लोगों की संख्या भी अधिक थी। लोग पैदा भी अधिक हो रहे थे और लोग मृत्यु को भी अधिक प्राप्त हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भारत में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार हुआ, धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता जा रहा था, वैसे वैसे देखने में आया है कि भारत में मृत्यु दर में गिरावट आती जा रही है या मृत्यु दर में गिरावट आई है। और हमने इस बात को पहले जब जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत पढ़ा था, तो हमने जनसंख्या को 3 चरणों में बताया था। तो हमने उसमें बात की थी कि जैसे जैसे किसी देश में समृद्धि का स्तर बढ़ता है, जैसे किसी देश में शिक्षा बढ़ती है, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, वैसे वैसे उस देश में मृत्यु दर में गिरावट आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए देखा गया कि वर्ष 1931 तक तो जन्म और मृत्यु दर उच्च थी, लेकिन इसके पश्चात धीरे धीरे मृत्यु दर में गिरावट आती जा रही है। अब देखिए, जो अंतिम हमारा जो जनगणना हुई थी वो वर्ष 2011 में हुई थी। तो उससे पहले 2001 में, तो 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर रही है जनसंख्या की भारत में, वो 17.7% रही है। विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बार पूछा जाता है कि 2001 से 2011 का जो दशक है उसमें हमारी, या जो अंतिम जनगणना थी उसमें हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही है। उस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। विद्यार्थी इसको ध्यान रखें। अब देखिए, हमारी जो जनसंख्या का आकार और समृद्धि है उससे जुड़ी हुई हम कुछ और जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि 1918-19 में इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से भारत में क्या हुआ, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई या जनसंख्या समृद्धि दर नकारात्मक रही। तो देखिए, अब इस इन्फ्लुएंजा महामारी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये भारत में 1918-19 में आई। ये विषाणु द्वारा फैलती है, मतलब ये वायरस द्वारा फैलती है। अब जब ये वायरस द्वारा फैलती है तो ये क्या है, इसे हमारा श्वसन तंत्र और हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। मतलब हमारे श्वास में, और जब फेफड़ों में दिक्कत हो जाएगी तो व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब हमारे फेफड़ों पे आक्रमण करती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। 1957 में यह है एशियन इन्फ्लुएंजा और 1968 में ये हांगकांग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी फैली थी। भारत में जब ये इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी 1918-19 में, उसके बाद में ये 1957 में भी फैली थी इस पूरे एशिया में, जिसको एशियन इन्फ्लुएंजा कहा गया। और 1968 में जो हांगकांग में ये फैली थी तो इसको हांगकांग इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना गया था। अब देखिए, यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। जैसे हमने लिखा था इन्फ्लुएंजा महामारी, तो कोई भी रोग या बीमारी जब छोटे स्तर पे किसी स्थान पे फैलती है और किसी स्थान पे जब वो बड़े स्तर में या महामारी का रूप ले लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, अभी वर्तमान में कोरोना जो चल रहा है या कोरोना जो महामारी चल रही है उसे हमने क्या माना है, इसको पैंडेमिक माना है हमने। मतलब जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्से को प्रभावित कर रही है, इसको हमने क्या कहा है, पैंडेमिक। एक ऐसी महामारी जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वर्तमान में क्या नाम है उसका, कोरोना, जो कि पैंडेमिक है। मतलब कि उसने पूरे बहुत बड़े व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, मतलब पूरी दुनिया को ही इसने प्रभावित कर रखा है। अब देखिए, दूसरा है एपिडेमिक।
सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष में, जैसे किसी 10 किलोमीटर में या किसी एक जिले में या किसी एक स्टेट में अगर कोई महामारी फैलती है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? एपिडेमिक शब्द प्रयोग किया जाता है। जबकि बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में, बहुत अधिक क्षेत्र में जब कोई बीमारी महामारी फैल जाती है तो उसे पेनेडेमिक कहा जाता है। जैसे सितंबर 1994 में सूरत है वो प्लेग की महामारी की चपेट में आ गया था, वो एपिडेमिक था। सूरत में जब ये प्लेग फैला था तो वो क्या था? वो एपिडेमिक था सितंबर 1994 में। ध्यान रखें आप, 1994 में सूरत में भी प्लेग नामक, जो चूहों से बीमारी फैलती थी, वो प्लेग नामक बीमारी फैली थी। इसे एपिडेमिक करार दिया गया था। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम महामारी की चर्चा कर रहे हैं, जब हम बड़े स्तर पे 1918-19 की जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों की मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ हम जो हमारे भारत के ही थे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, हकदारी के पूर्ति का अभाव। उन्होंने कहा कि ये जो लोगों की अकाल के कारण जो मृत्यु होती है, कि अकाल के कारण जो मृत्यु होती है, अकाल में जो अनाज के उत्पादन में गिरावट आती है। अकाल का पड़ना क्या है? अकाल का पड़ने का मतलब ये है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी हो जाती है, लोगों को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग कालग्रसित हो जाते हैं। मतलब भाई बारिश नहीं होती तो क्या होता है? अकाल गिर जाता है। अकाल गिर जाता है तो खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होगा, खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होगा तो लोगों को खाने को भोजन नहीं मिलेगा और लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लोग अकालग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन अमर्त्य सेन ने कहा कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट के कारण ही नहीं पड़ते हैं, बल्कि हकदारी के पूर्ति के अभाव के कारण भी पड़ते हैं। मतलब हकदारी की पूर्ति का अभाव, कि जिस व्यक्ति का जितना हक था उसको उतनी मात्रा में अनाज प्राप्त नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य कि हर व्यक्ति को भोजन मिलने का हक है, हर व्यक्ति की ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो सरकार का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन उपलब्ध करवाए। लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक का भोजन नहीं मिलता है, उसके हक के भोजन की पूर्ति या उसके हक के भोजन के अनाज की पूर्ति नहीं की जाती है, तो इसे हकदारी के पूर्ति का अभाव कहा जाता है। जिसका तात्पर्य यह भी है कि कई बार ये भी देखा गया है कि भोजन खरीदने या किसी तरह से भोजन को प्राप्त करने की लोगों के अंदर वो क्षमता भी नहीं होती है। मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसके पास कई बार ये क्षमता भी नहीं होती, इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो अपने खाने योग्य भोजन को खरीद सके या उसको प्राप्त कर सके। तो ये भी एक कारण है कि देश में अकाल पड़ते हैं और लोगों की मृत्यु होती है। इसे ही हकदारी की पूर्ति का अभाव नोबेल अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है। चलिए इसी से जुड़ी हुई कुछ और तथ्य देख लेते हैं। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, जनसंचार साधनों का विकास, सरकारी प्रयासों व निरोधक उपाय किए जाने के कारण अकाल की मौतों में तेजी से कमी आई है। इस हेतु सरकार द्वारा अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, नरेगा योजना आदि। अब देखिए, अभी हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वर्तमान में जो अकाल है उनमें कमी क्यों आई है। तो मूल कारण यही है कि हम कृषि की उत्पादकता में हमने वृद्धि कर ली है। हरित क्रांति के द्वारा हमने क्या कर लिया था? हरित क्रांति के द्वारा हमने हमारे देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया। साथ ही साथ भारत में संचार के साधनों का तेजी से विकास हो गया। अब हमें पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में अकाल गिरा है, किस क्षेत्र में कितने भोजन की आवश्यकता है, किस व्यक्ति को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, तो सरकार वहां तक खाद्यान्न पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर लेती है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा अनेक ऐसे प्रयास किए गए हैं, ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं। साथ ही साथ अकाल नहीं गिरे इसके लिए भी सरकार अब राशन की दुकानों के द्वारा या जो अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं खाद्यान्न के लिए, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सब का सहारा लेती है। जैसे खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना है,
वो भी एक तरीके से यही है कि किसी भी व्यक्ति की मौत भूखमरी से या भोजन के अभाव के कारण नहीं हो। साथ ही साथ सरकार अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रम भी चलाती है ताकि अकाल जैसी स्थिति भारत में नहीं आए, जिसमें एक सबसे बड़ी योजना, सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए, एक तरीके से वो गरीब देशों के लिए, जो कि एक आदर्श योजना थी जिसका नाम था नरेगा, जिसको वर्ष 2000 में कुछ सीमित जिलों में प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्ष 2005 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। प्रारंभ में इसका नाम था नरेगा। नरेगा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन वर्ष 2005 में जब इसे पूरे भारत में, अब हम अगला बिंदु लेते हैं, राज्य अनुसार जनसंख्या का वितरण, कि भारत में कौन से राज्यों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो लगभग 20 से 22 करोड़ की आबादी यहाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 16% है। मतलब भारत की जो 121 करोड़ जनसंख्या है उसका 16% भाग, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, वो कहाँ निवास कर रही है? वो उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश है वो भौगोलिक दृष्टि से भी क्या है, समतल नदियों वाला मैदान है, जहाँ खाद्यान्न की मात्रा अच्छी उपलब्ध होती है, जहाँ कृषि करने योग्य भूमि अधिक उपलब्ध है, जहाँ व्यक्ति को रहने में भी कम दिक्कत आती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो हम 7 सिस्टर लैंड जिनको बोलते हैं उनमें से एक राज्य है सिक्किम, जिसको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। उस पूर्वोत्तर भारत में से एक राज्य है सिक्किम, वो है भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य। यहाँ केवल 6 लाख जनसंख्या ही निवास करती है, जो कि जनसंख्या का 0.05% भाग है। इसका कारण है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इतनी अनुकूल नहीं है। यहाँ पहाड़ी भाग अधिक है, यहाँ जो मौसम है वो समतलीय मैदानों की तरह या नदियों के जो सपाट मैदान है उनकी तरह अनुकूल वातावरण यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ अधिकांशतः कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग या आदिवासी लोग ही निवास करते हैं। अब देखिए, हम केंद्र शासित राज्यों में बात करते हैं कि जो सीधे ही भारत सरकार के अधीन आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो दिल्ली में निवास करती है, और सबसे कम जनसंख्या है वो लक्षद्वीप में निवास करती है। ये फैक्ट याद रखें कि सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे न्यूनतम है लक्षद्वीप। अब हम हमारे राज्य की बात करते हैं। हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 53 लाख के लगभग है, जो कि भारत में 17वें स्थान पे है। और यहाँ की जनसंख्या समृद्धि दर 19.90 है, 19.90 जो जनसंख्या की समृद्धि दर आंकी गई है, और लगभग 2.53 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो है मेघालय की। जो पिछला दशक था 2001 से 2011 का जो दशक था उसमें सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है मेघालय में 27.9%, और सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है नागालैंड में -0.6%। मतलब यहाँ जनसंख्या नागालैंड में कम हुई है, जबकि मेघालय में जनसंख्या सबसे अधिक 27.9% की दर से बढ़ी है। चलिए, ये तथ्य आपको ध्यान आगे होंगे सारे, हम आगे चर्चा करते हैं। मैंने बताया था ये अध्याय वो तथ्यात्मक अधिक है, इन तथ्यों को याद करना आपको आवश्यक है। चलिए हम बात करते हैं अब भारत के जनसंख्या घनत्व की। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 लोग। मतलब भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग निवास
करते हैं पूरे भारत में। जबकि हरियाणा के अंतर्गत देखें तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व भारत से बहुत अधिक है। यहाँ 573 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग निवास करते हैं। तथा सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जो सेवन सिस्टर लैंड में जिसको बोल रहा हूँ, या जो अरुण का देश है, जो सूर्य का देश है, सूर्य का प्रदेश है अरुणाचल, जहाँ भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहाँ भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के 17 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे अधिक है भारत में बिहार। बिहार में कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। वहाँ 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है दिल्ली, जहाँ देखिए 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। जबकि न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। चलिए, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको पता लगा कि भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य का है और सबसे कम कौन से राज्य का है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका है और सबसे कम किसका है, और भारत को हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। चलिए, अब हम जनसंख्या की लैंगिक संरचना या जनसंख्या का जो हमारा भारत का लिंगानुपात है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है, सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। हमारे भारत में स्त्रियों की बजाय पुरुष अधिक हैं, जिसका क्या परिणाम है, जिसका ये प्रमाण है कि हमारे देश की जो लिंगानुपात है वो 940 और कई जगह मिलता है 943, दोनों आंकड़े मिलते हैं, 940 में मिलते हैं, 943 में मिलते हैं। तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे केवल 940 स्त्रियां ही हैं। मतलब पुरुष अधिक हैं, स्त्रियां कम हैं, जो कि वर्ष 2001 में क्या था, 933 था। देखिए, धीरे धीरे भारत में लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है। ये हमारी जो लैंगिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो ये हम पाएंगे कि 1901 में जो हमारा लिंगानुपात था वो लगभग 972 था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमारे देश में लिंगानुपात गिरता चला गया। 2001 में ये 933 के लगभग था और 2011 में ये 940-943 के लगभग है। लेकिन अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि वापस हमारा जो लिंगानुपात है वो बढ़ता जा रहा है। अब सरकार भी इसके लिए अनेक योजना चला रही है। सरकार भी जो नियम है उनको इतना कड़ा कर रही है कि अब जो बालिका शिशु भ्रूण हत्याएं हैं वो कम होती जा रही हैं और समाज में चेतना भी आ रही है, जिसका कारण यही है कि भारत में लिंगानुपात में वृद्धि होती जा रही है। देखिए, देश में एकमात्र राज्य केरल है जिसका लिंगानुपात 1084 है, जो भारत में सबसे अधिक है। मतलब 1000 पुरुषों के पीछे केरल राज्य में 1084 महिलाएं हैं। तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जो पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं, उसमें 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। तथा जब हम अन्य राज्यों की बात करें तो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कम ही है। केवल भारत में केरल और पुदुचेरी में ही ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और अन्य राज्यों में देखा जाएगा तो पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या निम्न है। भारत में न्यूनतम संख्या वाला राज्य या न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसका वर्ष 2011 के अनुसार लिंगानुपात 879 है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 889 महिलाएं ही निवास कर रही हैं।
और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है जम्मू कश्मीर का, जहां 889 जनसंख्या लिंगानुपात है। कि न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 879, और अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम वाला है जम्मू कश्मीर 889। चलिए हम दुनिया की बात करते हैं तो विश्व में रूस में 1000 पुरुषों पे 1167 महिलाएं हैं, अमेरिका में 1000 पुरुषों पे 1025 महिलाएं हैं, ब्राजील में 1000 पुरुषों पे 1042 महिलाएं हैं, चीन में ये दर है 926 और पाकिस्तान में ये दर है 943। मतलब चाइना और पाकिस्तान का जो जनसंख्या का लिंगानुपात हो भारत के से लगभग मिलता जुलता है, लेकिन दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां देखने में आया है कि पुरुषों की बजाय महिलाओं की संख्या अधिक है, वहां का लिंगानुपात उच्च है। चलिए ये तथ्य आप याद रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है, कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम क्यों है। जिसका मूल कारण है बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य व प्रसव सेवाओं का अभाव, पौष्टिक भोजन की कमी, लड़कों की महत्वाकांक्षा, या पितृसत्तात्मक समाज, गरीबी, दहेज। देखिए इसके पीछे मूल कारण तो पितृसत्तात्मक समाज भी है, जिसकी की वजह से ही कन्या भ्रूण हत्या भारत में ज़्यादा होती है, और इसी परिवार को लड़कों की अधिक चाह होती है, उसको लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे समाज में जो बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, गरीबी है, ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो कि भारत में लिंगानुपात में गिरावट लेके आती है। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति वो दहेज देने में असमर्थ होता है, इसकी वजह से वो लड़कियों को अपनाना कम पसंद करता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम भारत की साक्षरता दर की। अब देखिए साक्षरता क्या है, किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना, किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना। देखिए किसी व्यक्ति के पास चाहे कोई डिग्री है या नहीं है, लेकिन भारत में उसको साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को पढ़ लिख या समझने में सक्षम है। जनगणना 2011 के अनुसार उस व्यक्ति को भी साक्षर माना गया है जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकता है अथवा समझ सकता है। साक्षर होने के लिए व्यक्ति को कोई भी परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति है उसी को वो साक्षर वो माना जाएगा जो किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, ये जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा को वो पढ़ लिख सकता है या समझ सकता है, उसको भारत में साक्षर माना गया है। अब देखिए साक्षरता दर, भारतीय साक्षरता दर निकालने के लिए क्या सूत्र है कि कुल साक्षरों की संख्या बटे कुल 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। देखिए 7 वर्ष तक के बच्चे को या 7 वर्ष से आयु से निम्न के बच्चे को कुल साक्षरता दर के अंदर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो अभी तक किसी भाषा को लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसका इतना बौद्धिक विकास हुआ नहीं होता है कि वो किसी भाषा को लिख पढ़ या समझ सके। तो सामान्यतः यही माना जाता है कि 7 वर्ष से निम्न जिसकी आयु है उस बच्चे को साक्षरता दर के अंदर या उसमें साक्षरता दर निकालने में शामिल नहीं किया जाता। तो साक्षरता दर निकालने का सूत्र है कुल साक्षर लोगों की संख्या बटे कुल जनसंख्या में से 7 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या को निकाल के जो जनसंख्या बचती है वो जनसंख्या। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ष 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो लगभग 18.3% थी। मतलब भारत में की जनसंख्या में केवल 18% लोग ही पढ़े लिखे थे। मतलब भारत में अशिक्षा अधिक थी। जब हम आज़ाद हुए तब भारत में जनसंख्या के अंदर साक्षरता दर अत्यंत निम्न थी, जो कि बढ़ के 2001 में 65.4% हो गई, और 2011 में जो अंतिम जनगणना हुई थी 15वीं जनगणना, उसमें ये 74.04% दर्ज की गई कि भारत में प्रत्येक 100 में से 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं या साक्षर हैं, जिसमें से पुरुष साक्षरता है वो 82.14 तथा महिला साक्षरता 64.46% है। मतलब भारत की कुल जनसंख्या में से जो पुरुष हैं उसमें से 82% पुरुष पढ़े लिखे हैं
या साक्षर हैं तथा 64.46% महिलाएं हैं वो भारत में साक्षर हैं। अब देखिए 2011 के आंकड़ों की हम यहाँ जनगणना की बात करते हैं, 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, जहाँ की साक्षरता दर है 93.90 या 90। लगभग यहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और यही केरल ही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ 96% लोग 96.00 जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य भी क्या है? केरल है। यहाँ की 92% महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। अब न्यूनतम साक्षरता वाले की बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जिसकी साक्षरता दर है 63.8%। और न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता है वह भी कहाँ की है? वो भी बिहार की है, 73.39% लोग हैं वो ही केवल यहाँ साक्षर हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, यहाँ 91.8% लोग साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर और नागर हवेली है, यहाँ 76.2% लोग साक्षर हैं। जब हमने न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात की तो बिहार था, लेकिन हम न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो ये राजस्थान है, यहाँ 52.1% महिलाएं ही साक्षर हैं। और इसी का कारण है कि स्त्री पुरुष साक्षरता में जो सर्वाधिक अंतर वाला राज्य है वह भी राजस्थान ही है। जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में सबसे अधिक जो साक्षरता का जो भेद है या जो अंतर है वो राजस्थान में है 27.1%। चलिए हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की कुल साक्षरता है 76.64%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 85.38% और महिला साक्षरता है 66.77%। चलिए अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, जनसंख्या की आयु संरचना, कि भारत में किस उम्र के कितने लोग निवास कर रहे हैं, या भारत की जो कुल जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं। तो देखिए अधिकांशतः भारत की जो जनसंख्या है वो युवा अवस्था में है। हम मानते हैं कि हमारी अधिकांश जो जनसंख्या है आज वर्तमान में वह क्या है, लगभग 60 से लगभग जो 65% जनसंख्या है भारत की, जो लगभग 65% जो जनसंख्या है वो आज युवा अवस्था में है, वो आज कार्यशील जनसंख्या है। इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देखती है, इसलिए पूरी दुनिया कहती है कि 21वीं शताब्दी है वो किसकी है? भारत की है। इसीलिए पूरी दुनिया में माना जाता है कि भारत है धीरे धीरे अब विकसित देश बनता जा रहा है, अब वो जगत गुरु बनता जा रहा है। उसका एक मूल कारण यही है कि भारत में अधिकांश जनसंख्या आज युवाओं की है, जो सृजन करता है, जो कार्यशील जनसंख्या है, जो निर्माण करता है। चलिए बात करते हैं कि एक अनुमान के अनुसार 0 से 14 वर्ष का जो आयु का भाग है वो 2001 में 31% था तथा 2011 में, देखिए सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है 2001 में वह 31% था, जो कि 2011 में 34% हो गया। 2001 में वो 31% था, 2011 में वो 34%। यहाँ 31 की जगह आप 34 कर लीजिए, टाइपिंग एरर है। वह एक अनुमान के अनुसार 2026 में घटकर 23% हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या कि अब धीरे धीरे ये जो हमारी 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो प्रायश्चित लोग हैं, जो जिनको हम बच्चे बोलते हैं, वो वयस्क होते चलेंगे, बालिग होते चलेंगे और वो कार्यशील जनसंख्या का भाग बनते चले जाएंगे। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हमारी जो प्राचीन जनसंख्या है वो कम होती जा रही है और हमारी जो कार्यशील जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है।
ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं। दूसरा वर्ग है, देखिए हमने कार्यशील जनसंख्या की बात की थी कि 15 से 59 वर्ष की आयु तक के जितने भी लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या का भाग माना जाते हैं। तो हमने 14 साल से नीचे वालों की बात कर ली, अब हम 59 साल से ऊपर वालों की बात करते हैं कि भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में जो वर्ष 2001 में 7% था, 2011 में वो 5.3% हो गया है। मतलब 60 वर्ष की जो पॉपुलेशन भारत में 2001 में 7% थी, वो 2011 में 5.3% हो गई, मतलब कम होती आ रही है। और एक अनुमान ये है कि 2026 तक ये 12% हो जाएगी। देखिए 2001 में 7% थी, 11 में ये घट के 5.3% हो गई, लेकिन 2026 तक यह 12% हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो भी तो, उसकी उम्र भी तो बढ़ेगी। तो जो लोग 55 के हैं, जो लोग 52 के हैं, जो लोग 56 के हैं, जो लोग 50 के हैं, वो धीरे धीरे कौन से वर्ग में चले जाएंगे? वो धीरे धीरे पराश्रित वर्ग में चले जाएंगे। जो 60 वर्ष की उम्र है या उससे 59 वर्ष से जो अधिक है उस वर्ग में चले जाएंगे। अब देखिए भारत की जो एक अनुमान के अनुसार 15 से 59 वर्ष का जो आयु वर्ग है, 2001 में उसका प्रतिशत 59% था। मतलब 2001 में भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत था 59। 100 में से 59 लोग क्या थे? वो कार्यशील जनसंख्या का भाग थे। 2011 में यह 63.7% हो गया। मतलब भारत में 64 लोग, लगभग 64 लोग, 100 में से 64 लोग क्या है? 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में, मतलब कार्यशील जनसंख्या का भाग है, सृजनशील जनसंख्या का भाग है, काम करने वाली जनसंख्या का भाग है। तो ये देश के लिए एक अच्छी बात है। ये एक तरीके से भारत के लिए यह मौका है, वो जनसांख्यिकी लाभांश का मौका है। किसी भी देश की जनसंख्या है, कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या सदैव उस देश के लिए नकारात्मक होती है या उस देश के लिए नुकसानदायक होती है। जनसंख्या की वृद्धि है वो किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं होती है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि अगर यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है उसका सही उपयोग किया जाए तो वो जनसंख्या जनसांख्यिकी लाभांश में परिवर्तित की जा सकती है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब बात करते हैं कि वर्ष 2020 तक भारतीयों की औसत आयु 29 हो जाएगी। मतलब 2020 के अंदर, जिस वर्ष में आज हम चल रहे हैं, इसमें भारत की औसत आयु 29 वर्ष हो जाएगी। मतलब अधिकांशतः जो लोग हैं वो 29 वर्ष के भारत में लोग निवास कर रहे हैं। कि अधिकांशतः भारत की जनसंख्या की उम्र है वो 29 वर्ष की है इस समय, इस 2020 के लगभग इस वर्ष में हम कह सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, इसके बारे में ठीक से देखें, समझें। हमने पहले भी चर्चा की है इसके बारे में। देखिए जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील लोग जिनकी उम्र 15 से 64 वर्ष है के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्यिकी लाभांश प्राप्त होता है। कि जनसंख्या की लाभांश कब होता है? जब पराश्रित लोगों की संख्या कम हो और कार्यशील लोगों की जनसंख्या अधिक हो। मतलब 15 से 64 आयु वर्ग का वर्ग किसी देश में अगर अधिक है तो वो देश जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है, जो मैंने ऊपर भी कही थी, कि किसी भी देश में अगर उस जनसंख्या से लाभ प्राप्त करना है, अगर उस कार्यशील जनसंख्या का देश को लाभ प्राप्त करना है, उसको अपने विकास में भागीदार बनाना है, तो कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा व रोजगार के स्तरों में वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई देखिए जनसंख्या तो कार्यशील है, जनसंख्या तो सृजन करता है, जनसंख्या में सृजन करने की क्षमता भी है, लेकिन अगर उसमें शिक्षा ही नहीं है, वो अनपढ़ जनसंख्या है, अगर वहाँ उनके पास रोजगार उपलब्ध ही नहीं है, वो जनसंख्या पढ़ी लिखी तो हो गई लेकिन उसको रोजगार नहीं करने लायक है। अगर जनसंख्या अकुशल श्रमिक ज़्यादा है, जनसंख्या में स्किल्ड लेबर कम है, कुशल श्रमिक कम है, तो भी वो जनसंख्या के लाभांश का फायदा नहीं ले सकती वो देश। या फिर किसी देश में शिक्षा का अभाव है तो भी वो जनसंख्या है या वो देश है वो जनसंख्या की लाभांश को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी देश के समक्ष जिसके पास कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है उसके सामने क्या चुनौती है?
उसके सामने प्रमुख चुनौती यही है कि वो उस जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवा सके। साथ ही साथ जो श्रमिक है, देखो श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, कुशल श्रमिक और अर्धकुशल श्रमिक और कुशल श्रमिक, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, तीन तरीके के श्रमिक होते हैं। मुख्यतः इसको दो भागों में बांट सकते हैं, कुशल और अकुशल। कुशल यानी जो स्किल्ड है, जो तकनीकी का प्रयोग करना जानते हैं, जो पढ़े लिखे श्रमिक हैं वो हैं। एक होते हैं अकुशल श्रमिक, जिनके पास तकनीक नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या जिनके पास एजुकेशन नहीं है किसी भी कार्य को करने की। किसी फैक्ट्री में काम करना, कंप्यूटर का जानकार होना, या कोई ना कोई स्किल्ड वर्क उसको आता हो, तो उसको हम कुशल श्रमिक मानते हैं। अब देखिए सरकार भी क्या कर सकती है, सरकार कार्य योजना बनाकर अपनी जनसंख्या से लाभ प्राप्त कर सकती है। अब देखिए वर्तमान में भारत की जो सरकार है उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो भारत की इस जो जनसंख्या, जो 65% जनसंख्या, जो कार्यशील जनसंख्या है, उसको रोजगार उपलब्ध करवाए, साथ ही साथ उसको एजुकेशन उपलब्ध कराए। इसलिए सरकार पूरा प्रयास भी करती है। इसके लिए सरकार एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने इस कार्यशील जनसंख्या के ऊपर पूरा ध्यान भी दे रखा है, और सरकार ने जो मुद्रा योजना है, स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, या ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं भारत सरकार ने। खादी ग्राम उद्योग के द्वारा जो योजना चलती हैं वो हैं, पंचायती राज विभाग के द्वारा योजनाएं चलती हैं वो हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इस भारत की जो अकुशल जो जनसंख्या है उसको कुशल जनसंख्या में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि इस 65% जनसंख्या का अगर लाभ उठाना है तो इनको स्किल्ड बनाना आवश्यक होगा। जैसे चाइना, इसका एक सर्वोत्तम अच्छा उदाहरण है चीन। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या क्या है, स्किल्ड लेबर है, कुशल श्रमिक है। इसीलिए दुनिया का अधिकांश जो रॉ मटेरियल है उसका प्रयोग कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है, और आज पूरी दुनिया में अपना हर वस्तु का निर्यात वो कर रहा है। उसका कारण यही है कि वहाँ अधिकांश जो लेबर है या जो श्रमिक हैं वो कुशल श्रमिक हैं। वहाँ पढ़े लिखे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। चलिए जनसांख्यिकी के लाभांश के बारे में आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम भारत की शिशु जनसंख्या के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के शिशुओं की जनसंख्या भारत में 15.87 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 13.12% है। कि लगभग कि भारत में जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है, उसमें से 13% जो लोग हैं वो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। मतलब जो प्राशित वर्ग है, जो बच्चे हैं अभी तक इस वर्ग में शामिल है, जिनमें से पुरुष जनसंख्या 8.29 तथा स्त्री जनसंख्या 7.58 करोड़ है। मतलब पुरुष मतलब जो शिशु बालक हैं जो वो अधिक हैं, और जो शिशु बालिकाएं हैं वो यहाँ भारत में कम है। अब देखिए शिशु लिंगानुपात है, 2001 में भारत में 927 था, जो कि 2011 में घट के 914 हो गया, जो कि एक चिंता का विषय है कि इसमें कमी आई है, न कि बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब कि यहाँ बालिका जो शिशु है उनकी संख्या घट रही है, जबकि ये बढ़नी चाहिए थी। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो भारत के मिजोरम में है जो 971 है, और सबसे कम है हरियाणा में जो 830 है। तो कि बड़ा चिंता का विषय हरियाणा के लिए कि यहाँ 1000 शिशु बालकों के ऊपर शिशु बालिकाओं की संख्या 830 ही है। अब देखिए इसका एक प्रमुख कारण, एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण यहाँ ये है कि भारत में जो भ्रूण हत्या है, जो बालिका भ्रूण हत्या है वो अधिक है। दहेज है, गरीबी है, अशिक्षा है, कह सकते हो एक तरीके से बच्चों की देखभाल की जो कमी है, या जो पितृसत्तात्मक सोच है वो भारत में इतनी हावी है कि यहाँ लड़कियों को अपनाने में कोई भी परिवार है वो झिझक करता है। साथ ही साथ यहाँ पीढ़ियों मतलब ये माना जाता है कि अगर पितृ ऋण है वो उतारने का दायित्व पुत्र का ही है।
तो वो भी एक अंधविश्वास है, एक तरीके से कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता भारत के समाज में अभी भी है, या कह सकते हैं कि लड़कों के प्रति अभी भी जो चाहत है वो हमारे भारतीय समाज में अधिक है, जो कि शिशु बालिका है उसकी भ्रूण हत्या का कारण बनती है। तो अगर कोई भी समाज को विकसित होना है, अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो लड़का और लड़की के भेद को समाप्त करे और अपने यहाँ लिंगानुपात में वृद्धि करे। देखिए, एक बड़ा ही विचारणीय तथ्य सामने आता है कि भारत के जो प्रमुख समृद्ध राज्य हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनको कह सकते हैं कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में देखने में आया है कि जैसे जैसे यहाँ समृद्धि बढ़ी है, जैसे जैसे यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, जैसे जैसे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, वैसे वैसे ही यहाँ शिशु बालिका अनुपात में गिरावट आई है, शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है। यहाँ बालिकाओं की जो जन्म है उनमें कमी आई है, जो कि बड़ा ही एक चिंता का विषय है। अब देखिए, भारत में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, शिशु बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, भ्रूण हत्या पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां दुरुपयोग का विनियमन व निवारण अधिनियम 1999 में लागू किया है, जिसमें 2003 में संशोधन भी किया गया, जिसके अनुसार अब प्रसव से पूर्व, मतलब जन्म लेने से पूर्व ही अगर माता के जीवन को एक तरीके से कह सकते हैं कि माता के जीवन के ऊपर कोई बात आ गई या माता के जीवन कोई संकट है, तो ही आप भ्रूण हत्या कर सकते हैं या फिर अबॉर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा भ्रूण हत्या भारत में एक अपराध घोषित किया गया है। किसी भी समृद्धशाली देश के लिए आवश्यक है कि वो अपने यहाँ जो शिशु लिंगानुपात है या जो लड़का लड़की का भेद है उसको समाप्त करे। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम ग्रामीण नगरीय भिन्नता के ऊपर, कि भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। वैसे तो विद्यार्थियों को पता ही है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इसीलिए गांधी ने कहा था कि गाँव का विकास होगा तो स्वतः ही देश का विकास हो जाएगा। अगर देश को जगत गुरु बनाना है तो हमें गाँव का विकास करना होगा। तो इसी दिशा में 1993 के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित था, ताकि गांव है वो स्वयं अपना विकास कर सकें। जो गांव है वो समाज की जो विकास की जो मुख्य धारा है उसे जुड़ सके। इसीलिए भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रारंभ की गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब चलिए आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि वर्ष 2001 के अनुसार भारत की में 72% जनसंख्या ग्रामीण और 28% जनसंख्या शहरी जनसंख्या थी, जो कि 2001 में क्या हो गई, बढ़कर, मतलब शहरी जनसंख्या बढ़ गई, जो कि 2001 में तो शहर में 28 से 31.20% हो गई, और जो 72% जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो कम होके 68.80% हो गई। अब देखिए धीरे धीरे जब आप 2021 की जनगणना देखेंगे तब भी आप ये पाएंगे कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाएगा और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होगी और ग्रामीण जनसंख्या में कमी होगी। जिसका एक मुख्य कारण आप क्या मान सकते हैं? इसका एक मुख्य कारण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, साथ ही साथ रोजगार हेतु पलायन। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है वैसे वैसे रोजगार के अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ रही है। अब रोजगार के अधिक साधनों की आवश्यकता के लिए देश में औद्योगिकरण हो रहा है, देश के अंदर कह सकते हो एक तरीके से यातायात और संचार के साधनों का विकास भी होता जा रहा है, तकनीकी का विकास भी होता जा रहा है। तो इन सब के कारण क्या है कि अब जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहर में की ओर उन्मुख हो रही है या शहर की ओर पलायन कर रही है, रोजगार की तलाश में, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने की तलाश में। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी ये भी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उपभोक्ता बाजार के साथ घनिष्ठता से जुड़ गया है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी शहरों के अंदर एक उपभोक्ता के रूप में
जाने लग गया है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं, वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया है, समाचार पत्र हैं, जनसंपर्क और यातायात के जो साधन है वो इतने अधिक हो गए हैं कि व्यक्ति शहरों की ओर आकर्षित होता जा रहा है। वो भी अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, वो भी सारी सुख सुविधाओं का, भौतिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ एक सब बड़ी समस्या ये भी है कि भारत की वर्तमान में जो कृषि है वो अब अधिक लाभ का सौदा नहीं रही है। अब भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान केवल एक चौथाई ही रह गया है। मतलब अधिकांशतः लोग बेहतर, मतलब जब 68% जनसंख्या गांव में निवास कर रही है और अधिकांश जनसंख्या खेती भी कर रही है, उसके बावजूद भी भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान ना के बराबर है, केवल एक चौथाई ही रह गया है। यही कारण है कि लोग अब शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। इसीलिए गांव अब कस्बे और कस्बे नगर में तब्दील होते जा रहे हैं, और जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो बड़े बड़े महानगरों में तब्दील होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब जो कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की अवस्था ऐसी आ गई है कि जो व्यापारी वर्ग है, या जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियां हैं, वो सीधे ही अब गाँव तक पहुंच रही हैं। वो सीधे ही गाँव में जो व्यक्ति है उसको अपना उपभोक्ता मान रही हैं। वो उनके लिए भी अब प्रोडक्शन करने लग गई हैं। अब केवल शहरों के लोगों के लिए ही कंपनियां प्रोडक्शन नहीं तैयार कर रही हैं, वो सीधे गांव के एक निम्न से निम्नतम व्यक्ति के लिए भी अब उत्पादन करना प्रारंभ कर चुकी हैं। जिसका एक ये भी है कि अब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो सीधे ही किसान से जाके मिलती हैं, उसकी खेती को सुविधा के रूप में ले लेती हैं, उसको सारा बीज, खाद और हल वगैरह, उपकरण वगैरह उपलब्ध करवाती हैं, और उसे कांटेक्ट कर लेती हैं, ठेका कर लेती हैं कि सारी की सारी इसके ऊपर जो भी भूमि के ऊपर जो भी फसल होगी वो हमारी होगी, उस कंपनी की होगी। उसके एवज में किसान को उसका मूल्य चुकाया जाता है। मतलब कहने का कि शहर की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ गई हैं, बीच में बिचौलिए कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो किसान है वो अब एक उपभोक्ता भी बन गया है, और वो उपभोक्ता के रूप में अब शहर के अंदर आने लग गया है। चलिए, आज के जो प्रमुख बिंदु थे वो पूरे हो चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रमुख प्रश्नों के ऊपर। देखिए, इस अध्याय से प्रमुख प्रश्न बनते हैं। देखिए, इन बिंदुओं में पहला प्रश्न बन रहा है, भारत की जनसंख्या का आकार व समृद्धि की जानकारी। जब हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पराश्रित आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके। फिर है जनसंख्या की आयु संरचना क्या है, पराश्रित अनुपात किस प्रकार जनसंख्या में पराश्रित तथा कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन है, इसके बारे में हम चर्चा ऊपर आराम से अच्छी तरीके से कर चुके हैं। फिर जनसंख्या की आयु संरचना पे नोट लिखे। देखिए, दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, प्रश्न 2 और 3 है वो दोनों एक जैसे ही है। फिर जनसंख्या की लाभांश कब होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी भी जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है और पराश्रित जनसंख्या कम होती है तो उसे जनसंख्या की लाभांश की स्थिति कहा जाता है। आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये वाला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है वो भी एक जैसे प्रश्न ही है। चलिए, फिर बात करते हैं भारत में कौन कौन से राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को हासिल कर चुके हैं या उसके समीप हैं, तथा कौन से राज्यों में अभी जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं, इन क्षेत्रीय अंतरों के कारण भी बताइए। इसके बारे में हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। फिर है जनगणना अनुसार साक्षर कौन है, ये हमने चर्चा कर ली थी कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है किसी भी भाषा को या समझ सकता है वो साक्षर माना गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, हमने उत्तर प्रदेश और उसकी बात की थी, सिक्किम की बात की थी, नहीं सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तब उत्तर प्रदेश होगा। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, चर्चा हमने कर ली। 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण नगरीय जनसंख्या कितनी है, यह प्रश्न ऊपर आ चुका। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
क्या है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पहले से अध्याय में पढ़ लिया है, जो कि 17.7% थी। चलिए, आज का ये जो अध्याय है, इसका जो चौथा भाग है वो पूरा हो गया है। अब इस अध्याय का केवल एक ही भाग बचता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम भारत की जनसंख्या नीति और जो धार्मिक आंकड़े हैं उनके बारे में, अनुसूचित जाति व जनजाति के आंकड़ों के बारे में अंतिम अध्याय के साथ या अंतिम भाग के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।